See, we started with what is payroll, what is payroll management. ठीक है, हम इस क्लास में आपको थोड़ा समराइज कर देते हैं सब कुछ। पेरोल क्या होता है बताइए, व्हाट इज पेरोल? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Very good. List of employees. देखो, those who have attended the classes, the class lecture is enough. There is difference between payroll and payroll management. Payroll is the list of employees who get their salaries paid from the organization. जैसे मैं इस organization के payroll पे हूँ, क्योंकि I get my salary from this organization. उसी तरीके से when you join an organization, आप उस कंपनी की पेरोल पे होंगे अगर आप वहां से सैलरी उठा रहे हैं तो। और पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है? पेरोल मैनेजमेंट मीन्स processing of your salary. All the process that is there to process your salary will be known as payroll management. मैनेजमेंट में क्या होगा? आप सारी चीजों को क्लब करेंगे, पूरा प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व है सैलरी बनाने में, उसको कहते हैं हम पेरोल मैनेजमेंट। The other day, last topic that I covered in payroll management was the payroll process. याद है क्या था पेरोल प्रोसेस में? हाँ, पेरोल paying salaries office. The first thing was pre-payroll process. Second thing was payroll process. Third step was post-payroll process. Fourth step was payout. And fifth and the last step was reporting. I think I explained this to you in the class where only Sunny was there. But you can see it through the lectures, videos तो है, सर्च कर लीजिएगा वीडियो 445। हाँ, ये कंप्लेन करते हैं लोग, क्यों? मैं एक बार आपका लिंक सेंड कर दीजिएगा उसका ग्रुप में, आप अपना एक वीडियो। ओके, आई सेंड इट। सो दिस इज पेरोल, फाइन। When you all the processes which are involved in processing salary of an employee is known as payroll management. पेरोल एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। पेरोल का सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कि बहुत सारे डिटेल्स डाले जाते हैं और उससे किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट होता है। पहले ये काम मैन्युअली होता था, अभी भी ये काम मैन्युअली उन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जो कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, whose financial capacity is such that it cannot extend itself to buying large and vast softwares like this. ये महंगा सॉफ्टवेयर होता है और इसको बहुत स्किल्ड और एफिशिएंट लोग चाहिए होते हैं चलाने के लिए, इसीलिए अभी भी मैनुअल काम होता है। पर मैनुअल काम करने से, पेरोल सॉफ्टवेयर से जब सैलरी कैलकुलेशन करते हैं, आप किसी कंपनी का एग्जांपल लीजिए जिसमें कि 2-2.5 इन्फोसिस वगैरह बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारी चीजें फास्ट होती हैं। अब आप एडवांटेज बताइए कि मैनुअल चीजों से और पेरोल सॉफ्टवेयर से जब सैलरी बनाई जाएगी तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, सोच के बताओ। ठीक है, ठीक है, टाइम इज अ फैक्टर, अनदर फैक्टर। वो तो मैनुअल में भी बनता था। You are second year students now, almost. आप second year ही मान सकते हो एग्जाम लीजर होने की वजह से। So you have enough exposure of business. BPM पढ़ रहे हैं तो। What are the two main important factors in business? Time and cost. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Why are you not saying it cost efficient? अगर आप मैनुअली
उतने सारे लाखों लोगों का सॉफ्टवेयर सैलरी बनाएंगे तो आपको उतने सारे लोग भी तो हायर करके रखने पड़ेंगे कि वो बनाते रहे, राइट? टाइम बोला तो कॉस्ट बोलो, एक्यूरेसी बोलो। कंप्यूटर से काम होगा तो ह्यूमन एरर की संभावना नहीं होगी उसमें, और जब मैनुअल काम होगा तो आप हमेशा उसमें ह्यूमन एरर कैलकुलेट करके चलेंगे। अगर ह्यूमन एरर हुआ तो रीवर्क करना पड़ेगा, फिर से काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो अवॉइडिंग रीवर्क के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बताओ? सॉफ्टवेयर से अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो सी इन इंडिया टैक्स कैलकुलेशन इज अ बिग थिंग। जब आपको सैलरी मिलती है तो आपका टैक्स कट के आता है आपके पास, है ना? तो यू गेट अवे विद दोज कॉम्प्लेक्स टैक्स कैलकुलेशंस, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डेटा फीड करेंगे और आपका टैक्स कैलकुलेशन भी कैलकुलेट होकर के आएगा कि इस आदमी को कितना टैक्स देना है। तो मैम सैलरी ही कैलकुलेट होता है, वर्क ड्यूरेशन भी कैलकुलेट होता है? वर्क ड्यूरेशन? हाँ। बिल्कुल, तुम वर्क ड्यूरेशन नहीं कैलकुलेट करोगे तो कैसे सैलरी बनाओगे? मान लो कहीं अनपेड लीव का सिस्टम, जहां आप जितने दिन एब्सेंट रहेंगे वहां पर आप उतने दिन का अटेंडेंस नहीं बनेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी कैसे बनेगी फिर, है ना? वो होता है पेरोल सॉफ्टवेयर में। और भी बहुत सारी एचआर एक्टिविटीज को लिंक कर दिया गया है, हम बताएंगे, हम बताए हैं क्लास में, ये बताए हैं ये क्लास में। पेरोल जो सॉफ्टवेयर आया है उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें पीएमएस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी सिस्टम जोड़ा जा रहा है। यानी आप जैसे कंपनी में काम करेंगे ना, तो शाम को जब आप अपने एक दिन का रिकॉर्ड भेजते हैं सुपरवाइजर को, अपने सुपरवाइजर को, कि क्या क्या काम किए हम, तो उसमें क्या होता है कि एक कॉपी उसकी जाती है आपके सुपरवाइजर को, और एक कॉपी कहाँ जाएगी? पेरोल सॉफ्टवेयर। उससे क्या होगा, मान लो कि हमको किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखना है, तो किसी का देखना है या कुछ एम्प्लॉयज का देखना है, तो क्या हम सबका फाइल निकालते रहेंगे? सबका फाइल निकाल निकाल के 2 साल पहले कैसे किया, 6 महीने पहले कैसे किया? No, we'll just log into with that employee ID and we'll see that how has his performance been in the entire year. काम आसान होता है ना? स्प्रेडशीट लिंक होता है पेरोल से। स्प्रेडशीट लिंक में क्या होगा, आप उधर बायोमेट्रिक लगाए कंपनी में, उसमें से एक बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड कहाँ गया? अटेंडेंस वाले में, और एक रिकॉर्ड पेरोल में। तो जब कैलकुलेशन करना होगा तो वो ऑटोमेटिक जोड़ते चला जाएगा। सॉफ्टवेयर को तो उसी तरह बनाया जाता है ना कि ऑटोमेटिक वो बनाता जा रहा है कि आपका इतना दिन का लीव हुआ, या इस महीने आपका इतना 15 मिनट आप लेट आए बायोमेट्रिक में। ये सब जो रिकॉर्ड बनाया जाता है कि जहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम होता है वहाँ एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि आप पूरे मंथ में अगर 15 मिनट तक लेट हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। 15 मिनट इन द एंटायर मंथ। लेकिन 16वां मिनट अगर आप लेट हैं तो आपकी हाफ डे की सैलरी डिडक्ट कर दी जाती है, एज पेनल्टी बोल सकते हो लेट आने का। तो ये सब ऑटोमेटिक वहां कैलकुलेशन होता है, कोई हाथ से कैलकुलेशन नहीं किया जाता। एम्प्लॉय का हर दिन का एक करके रिकॉर्ड जा रहा है, और महीने के एंड में वो सब कुछ कैलकुलेट होके पेरोल में फीड हो रहा है। समझ में आई बात? या एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग माने आप मान लीजिए कि बीवीएम के बाद नहीं ज्वाइन करते, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम किया जाएगा कि ठीक है आइए, अब यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, मतलब आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि ये आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, ये इस कंपनी के फाइनेंस के मैनेजर हैं, ये इस एचआर के मैनेजर हैं, ये हेड है, ये आपके कलीग हैं, और ऑनबोर्डिंग का पेपर्स वगैरह बनेगा आपका। ये सारा प्रोसेस किसमें लिंक कर दिया जाता है? पेरोल में। इसीलिए जो एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर होता है, वो एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर पेरोल का, उसमें बहुत सारा एचआर की एक्टिविटीज लिंक्ड है। समझ में आई बात? और कमिंग बैक टू इट, पेरोल किसी भी कंपनी का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं। पेरोल का जो न्यू सॉफ्टवेयर आया उसमें क्या ऐड किया गया है? बताए तो
बहुत सारी चीजें, अटेंडेंस ऐड कर दिया गया, लीव ऐड कर दिया गया। सब लोग क्या बोल रहे हैं? पीएमएस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो व्हाट वाज आई टेलिंग, एंड हम पेरोल सॉफ्टवेयर में जितनी भी सैलरी की जो कार्ड्स टू बी बेस पे बेनिफिट इंसेंटिव अलाउंसेस आरएलआर वो सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एंट्री है मेंशन रहता है एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप एक बात सोचिए, देखिए, और हम पूछ रहे थे ना आपसे कि मैनुअल नहीं रहेगा तो उसका क्या फायदा है। से फॉर एग्जांपल यू कम टू क्लास, ओके, अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वरना आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आप क्लास करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ आप क्लास कर रहे हैं और आपका अटेंडेंस आपको पता चल रहा है कि नहीं बन रहा उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आप क्लास कर रहे हैं। तो even if you are interested in class, even if you like coming to college, somehow you will be dissatisfied with this. आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अनरेस्ट जैसा लगेगा क्लास में, यानी क्लास करो ना करो बनता तो है नहीं, अटेंडेंस पता नहीं कैसे बनता है, क्या सिस्टम है। पिछले महीना हम एसएसएस का क्लास किया और उसमें मेरा 2 ही अटेंडेंस है। ऐसा फील होता है ना, थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन टाइप का, अनरेस्ट टाइप फील होता है। तो आप सोचिए वहां सैलरी की बात है, राइट? वहां सैलरी की बात है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहां एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन कितना ज्यादा होगा। किसी का अगर अनड्यू डिडक्शंस हो तो, यू अंडरस्टैंडिंग? इसीलिए एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि भाई पेरोल सॉफ्टवेयर रहता है, एम्प्लॉय भी दिमाग से निश्चिंत होते हैं कि हम यहाँ बायोमेट्रिक लगा रहे हैं तो मेरा रिकॉर्ड सही से वहां जा रहा है, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। उसके अलावा ये पेरोल का मैनुअल होने का एडवांटेज, मैनुअल से सॉफ्टवेयर में आने का एडवांटेज। डिसएडवांटेज कुछ सोच सकते हैं आप? हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। हाँ, माने पेरोल मैनेजमेंट का, मान लीजिए पेरोल का, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? एक एक पॉइंट सोचो सब कोई। सर्वर, हाँ, बट टेक्निकल प्रॉब्लम देखो, इसका फायदा इतना बड़ा है। वी ऑलवेज, जब तुम बिजनेस करोगे तो कोई छोटी सी चीज गंवाने से अगर तुमको कोई बहुत बड़ी चीज का फायदा हो रहा है तो यू विल ऑलवेज सर्च फॉर ग्रेटर गुड, ठीक है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम एक्सेस का कुछ डिसएडवांटेज लग नहीं रहा। Whatever you can think of, tell me anything you can think of. देखो, जब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो क्या ये बात सही नहीं है कि a software is only as good as the data which has been fed into it? हम रॉन्ग डेटा एंट्री कर सकते हैं पेरोल पे। ट्रू। अगर कोई एम्प्लॉय आया नहीं ऑफिस, ऐसा होता है। उसका सैलरी, उसका जो भी इंसेंटिव हो तो उसका ऐड होगा नहीं, बट बाय इंटेंशनली वो जाके ऐड कर दे उसमें, वो तो मशीन है, मैं तो फिगर ले लूंगा। सिर्फ बायोमेट्रिक थोड़ी होता है, शिफ्ट अलाउंस में लोग, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जो शिफ्ट अलाउंस में काम करते हैं, तो सॉरी शिफ्ट में काम करते हैं। नाइट अलाउंस का पैसा दुगना होता है, मान लो वो नाइट नहीं किया और उसका नाइट बना दिया, तुम जो फीड करोगे वही तो डेटा वो रिपोर्ट देगा। A software is only as good as the data. तो मैं उसको फीड करने के लिए भी ऑपरेटर रहता होगा। बिल्कुल रहता है। ऑपरेटर क्यों? वो बहुत टेक्निकल स्टाफ हैंडल करता है पेरोल को। वो एचआर के जो एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग हैंडल करते हैं पेरोल। और आप सोच सकते हैं कि पेरोल कितना इंपॉर्टेंट है कि इन्फोसिस वगैरह जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को इंडिया से बाहर भेजती है, वो 5 गुना 6 गुना सैलरी देके भेजती है। या यहाँ किसी का 5 लाख तो वहां पर 30 लाख, तो उसका सैलरी बन रहा है। अब उसमें कोई गड़बड़ हो जाए कितना कॉस्ट कर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए डेटा की क्वालिटी एक फैक्टर है जो कि रिजल्ट को अच्छा या खराब कर सकती है। दूसरा देखिए, जब आपके पेरोल में जो सैलरी बनती है, सैलरी बनने का क्या मतलब है?
उसमें डिडक्शंस हो रहा है, तभी ना आप नेट सैलरी पे अराइव कर रहे हैं। बहुत पहले क्लास में जो फर्स्ट या सेकंड क्लास होगा उसमें हम लिखवाए थे, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू नेट सैलरी माइनस डिडक्शंस। ठीक है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है? मैम जो बेस पे होता है ना, सैलरी का एक बेस पे, जैसे कि मेरा सैलरी 50,000 है तो 30,000 मेरा बेस पे है, तो ये मेरे को फिक्स है, मिलना ही मिलना है। दिस इज नॉट ग्रॉस पे। टोटल सैलरी जो होती है वो ग्रॉस पे है। टोटल जो आपको सीटीसी दिया जा रहा है वो ग्रॉस पे है, माइनस क्या जो आपके उसमें लिखा रहता है, ऑफर लेटर में 4 लाख लिखा है तुम्हारा सीटीसी, क्या 4 लाख पूरा तुमको मिलता है? कुछ पैसा कटता है, ये तो सुने होंगे, क्या कटता है? इंटरेस्ट, टैक्स, टीडीएस करता है, टीडीएस कटता है, वही पीएफ, ईएसआई पढ़ाए है ना, ये सब हम मेजर डिडक्शन में पीएफ और ईएसआई होता है। ठीक है, इसीलिए हम ये दोनों एक्ट पढ़ाए थे तुम लोगों को कि कम से कम डिडक्शन समझो, तो ये दोनों तो बोलो। डिडक्शन हुआ तो किस पे अराइव हुए? तुम्हारी नेट सैलरी पे। नेट सैलरी इज द टेक होम सैलरी जो तुमको इन हैंड मिलती है, राइट? डिडक्शंस हुआ तो ठीक है, लेकिन तुमको तो ये दिमाग नहीं लगाना है कि तुम्हारा डिडक्शन हुआ पैसा कहाँ गया। ये तो पेरोल का काम है। आपका पीएफ का पैसा तो आपको कट के मिलेगा ना, लेकिन कटने के बाद उस पैसे का क्या हुआ? मैम हाँ बोलो। मैम वो ऑर्गेनाइजेशन रख लेता है, जब वो एक्चुअली वो हम लोग का ही पैसा होता है, अगर वैलिड हम उसको यूज करते हैं। अगर इन फ्यूचर हमको उस पैसे का नीड हुआ तो उस पैसे को हम टेक ओवर ले सकते हैं वापस। Partial withdrawal is possible, but what you said कि employer रख लेता है, that is wrong. I repeatedly told you in class कि पीएफ का पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं ईपीएफओ। अब एम्प्लॉयर के पास हमारा इतना इतना पैसा रहेगा प्रोविडेंट फंड का, तो भाई एम्प्लॉयर तो हम चेंज भी कर सकते हैं और हम थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो जाएंगे कि कोई बात हुई तो हमारे पैसा देगा कि नहीं, कोई घपला तो नहीं कर देगा। तो सरकार ने क्या बनाया नियम कि लाओ भाई पैसा हम रखते हैं। अब सेफ, दिमाग से सब सेफ। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी व्हिच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मैम किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो प्रीवियस 10 इयर्स से हम लिंक अप हैं, तो मेरा तब तक तो सारा मेरा पीएफ जो भी टैक्सेस है, टीडीएस तो कटा मैं, उसके बाद सब मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन निकल रिटायर, मतलब कि मैं हट गया या छोड़ दिया, कर दिया, दूसरे में चला गया। तो मैम इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि पहले चेंज कराना पड़ता था, बहुत पहले, बाद में आया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन आप बार-बार छोड़ रहे हैं और आपका पहला, मान लो एम्प्लॉयर ए, तुमको इंफोसिस पे तुम काम कर रहे हो, इंफोसिस तुम्हारा पीएफ का पैसा दे रहा है, 12% तुम्हारा कट रहा है, 12% वो तुम्हारी तरफ से दे रहा है, दोनों पैसा जमा हो रहा है ईपीएफओ में। अब तुम इंफोसिस छोड़ करके सीटीएस में शिफ्ट कर गए, तो सीटीएस में शिफ्ट किए तो क्या होगा, तुमको अकाउंट अब चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेम अकाउंट में तुमको एम्प्लॉयर से लिखवाना पड़ेगा कि अब पैसा कौन डालेगा, सीटीएस। अब वो देगा, तुमको कुछ चेंज नहीं कराना है। ये यूएन जो गवर्नमेंट लाई इसको इसी पर्पज से लाई, ताकि काम थोड़ा आसान हो। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि कितना पेपर वर्क। हाँ, आधार लिंक रहता है ये, ओके। तो पोस्ट पेरोल यानी पेरोल के बाद भी इतनी सारी चीजें होती है। पेरोल बनाने के लिए एक आपको हम ओवरव्यू दिए थे क्लास में कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या याद है उसमें? क्या आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, पेरोल पढ़ेंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सैलरी एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोई एक कंपोनेंट जो आपके सैलरी में दिया गया वो किस कारण से दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आप अलाउंस वगैरह सुनते होंगे, अलाउंस अलग कारण से दिया जाता है, बेनिफिट अलग कारण दिया जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर का चार पार्ट्स कौन कौन सा होता है बताइए?
R&R, R&R, benefit and incentive, base pay, allowances, benefit and incentive. benefit and incentive. Next, ठीक है, समझ में आ जाएगा? Yes, ma'am. रिवॉर्ड एंड रिटेंशन। आप लोग खुद पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए, जो जितना याद है जस्ट ट्राई टू रिकॉल। व्हाट इज बेस पे? हम बेस पे मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, बेस पे हमारा एक फिक्स सैलरी होता है, वो हमको मिलता ही है मैम, और उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है मैम। और मैम अलाउंसेस में इसको कह सकते हैं कि बेस पे के बाद जो मैंने जो कंपनी अपने तरफ से जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, ओनली मॉनेटरी, मॉनेटरी कंसीडरेशन जो देती है उसको अलाउंसेस कहते हैं मैम। ठीक है मैम बेनिफिट और इंसेंटिव मतलब कि जैसे कि रुको, बेनिफिट इंसेंटिव तक बताओ। तुम लोग को समझ में आया जो ये बोला? सही बोला। बेसिक सैलरी का मतलब होता है जो मेरा बेस है, जो बेस सैलरी है, वो किसी भी तरीके के डिडक्शन से पहले आपको मिलती है, और किसी भी बोनस वोनस उसको किसी से मतलब नहीं है। बेसिक सैलरी पे ही अदर अलाउंसेस कैलकुलेट होता है। समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन हम पहले भी बनवा चुके हैं, बट आई गेस कि बहुत सारे आप लोग नहीं बनवाए होंगे। सीटी, पहले ये बताइए व्हाट इज सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी। ओके, एंड व्हाट इज कॉस्ट टू कंपनी? मान लो सीटीसी इक्वल टू 4.0 लाख कहते हैं, लाख पर एनम। अच्छा यस मैम, 33,000 रुपीस पर मंथ इसका हुआ मैम। तो ये एम्प्लॉय के ऊपर, हाँ जो मैम सैलरी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसी को सीटीसी कह सकते हैं ना। वही बोला, इसका मतलब होता है कि एक की ऑर्गेनाइजेशन को आपको हायर करने में पर एनम का कितना कॉस्ट है, तो कहते हैं सीटीसी। बेसिक सैलरी में थोड़ा इलैबोरेट कर देते हैं। बेस पे का मतलब, बेसिक सैलरी में क्या होता है कि बेसिक सैलरी को जो फिक्स्ड होता है उसको कंपनीज जनरली 40 से 50% रखती है सीटीसी का। तो मान लो सीटीसी तुम्हारा 4 लाख है, ठीक है, मंथली सैलरी निकालो, मैम मंथली 33,000 हुआ। मान लो कि उस कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि वो 40% अपने सैलरी का सीटीसी है, बेसिक सैलरी उसका 40% ऑफ सीटीसी है, तो पर मंथ बेसिक सैलरी कितना होगा निकालो। मैम आपने बोला कि क्वेश्चन समझ आया? आई एम रिपीटिंग। यस मैम, सीटीसी इज 4 लाख पर एनम, अपना अपना बनाइए। ओके मैम, तो सर 40% मैम बेस पे हो गया मैम। बेस नहीं, हाँ, और सीटीसी का 4 लाख, सुनो क्वेश्चन सुनो, सीटीसी इज 4 लाख पर एनम आपके ऑफर लेटर में है, और ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है कि वो सीटीसी का 40% बेसिक पे रखती है, तो पर मंथ की बेसिक सैलरी निकालिए। 40% को रख दे, 60% 40% माने तुमको देती है, उसका रूल ये है कि 40% बेसिक सैलरी का आपको दिया जाएगा आपका सीटीसी। बनाइए। मैम 13,333 रुपए पर मंथ। ओके, अदर्स तुम्हारा ये आंसर आया, बाकी लोग बनाने दो, सबको समझ में आना चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक। मैम सबसे पहले 4 लाख का 40%। 1 मिनट, एक मिनट हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेट अदर्स कम अप विद आंसर आल्सो। तुम्हारा बना सनी, बना तुम्हारा?
यहाँ देखो, इसका आंसर है, तो याद कर लिया आंसर। 4 लाख सीटीसी है तुम्हारा, 4 लाख सीटीसी है। पर महीने की सैलरी कितनी मिली, कैसे निकलेगा? 12 महीने का 4 लाख है ना, एक महीने का कितना निकलेगा? 4 लाख को 12 से डिवाइड करो, कितना आया? 33,000 रेकरिंग में आएगा, पॉइंट कुछ आएगा, 33,000 आया। अब 40% सीटीसी का कंपनी बेसिक देती है, 1,60,000 कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आया फिगर बताओ? मैम ये तो हो नहीं, सीटीसी हुआ मैम। हाँ, मंथली कितना हुआ सैलरी? 33,000। बेसिक सैलरी तो मंथली दी जाती है ना, उसी के ऊपर ना तुम्हारा मंथली अलाउंसेस और सब कुछ बनेगा। फिर 33,000 का 40% निकालोगे, 40% कितना आया? 13,200। यही बनाना बेसिक सैलरी। हम क्या बोले कि सीटीसी का तुम्हारे 40% कंपनी रखती है, 40% उसका कितना हुआ? 13,200। 4 लाख का। अब मान लो कि हम ये बोले कि 50% सीटीसी का रखती है, कितना होगा? 50 बनेगा। इसका 50 हो जाएगा। कुछ कंपनीज जो बहुत वेल टू डू है, बहुत रिच है, फाइनेंशियल कैपेसिटी जिसकी बहुत अच्छी है, वो 60 में रख सकती है, लेकिन बहुत रेयरली कोई कंपनी रखती है ऐसा। वो कम ही रखती थी ताकि बेसिक कम रखेगी तो अलाउंसेस वगैरह मिला करके बेनिफिट्स देने में उसको ज्यादा फायदा होता है, कॉस्ट बचता है उसका। समझ में आया? आया समझ में सबको? यस मैम। ये ऐसे कैलकुलेट होता है बेसिक सैलरी। अब ये 13,200 फिक्स रहेगा, इसके ऊपर सब कुछ जोड़ते चला जाएगा। एचआरए तुम्हारा जुड़ जाएगा, अलाउंसेस जो ये बोला कि अलाउंसेस में क्या होगा, इसके ऊपर सब जुटना शुरू करेगा। ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी इज नोन एज अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस का नाम बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। मेडिकल अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और ऑर्डिनरी हाउस रेंट अलाउंसेस, एक्सेट्रा। बहुत टाइप का अलाउंसेस है। तुम जो बोल रही हो वो डीएनएस अलाउंस है। डीएनएस अलाउंस को पहले बोला जाता था डियर फूड अलाउंस। डीएनएस अलाउंस क्या होता है? ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज और उसके रिटायर्ड पेंशनर्स को दिया जाता है। क्या होता है डीएनएस अलाउंस? डीए नाम सुने नहीं हो? महंगाई भत्ता सुने हो? न्यूज़पेपर में, न्यूज में इस तरीके का लैंग्वेज आता है, महंगाई भत्ता। गवर्नमेंट को रखा है। देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी उस स्पीड में नहीं बढ़ती है जिस स्पीड में महंगाई बढ़ती है। डीए को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन महंगाई कभी घटी है? नहीं। तो इसीलिए डीए भी हमेशा प्रैक्टिकली बढ़ता ही है। साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है इसको, जनवरी में और जुलाई में 2 बार रिवाइज किया जाता है इसको एक साल में। ठीक है, बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है बाहर में? मैम जो बेस पे का जो सैलरी है, मतलब जो मेरे को जो सैलरी फिक्स है वो डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो परसेंटेज ही फिक्स रहता है ना रहता है। मैम उससे परसेंटेज में फ्लक्चुएशन क्या आता होगा? किसके परसेंटेज? जो ये तो कंपनी की पॉलिसी है। मान लो कि सैलरी तो 2 लाख रुपए में हो सकती है किसी की, तो अब वो कंपनी ये पॉलिसी बनाई है कि हम 2 लाख का 40% देंगे, 20,000 का 40% बेसिक रखेंगे। जिसकी जो सैलरी है उसका 40% बेसिक हो जाएगा। ये तो कंपनी की एचआर पॉलिसी, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें परसेंटेज में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। नहीं, परसेंटेज में फ्लक्चुएशन। ठीक है, नेम फ्यू अलाउंसेस जो आपने बताया, डेयरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, मील अलाउंस, स्ट्रेस अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, डेंजर अलाउंस। स्ट्रेस अलाउंस क्या होता है? You have crossed that area, एयरपोर्ट वाला एरिया क्रॉस किया है, वहाँ पे आप देखिएगा एक लोगो बना हुआ है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसका नाम है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
देखे हैं? अगर ध्यान नहीं है तो अब जाइएगा तो ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का लोगो बना है, थोड़ा ऐसे करके कुछ लोगो बना होगा। इसमें लिखा हुआ है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में बनी थी। मिनी रत्न कंपनी है ये, जो कि इंडिया में जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको मैनेज करने का काम करती है। एयरपोर्ट्स को, एयरलाइंस को ये लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एयरपोर्ट का जितना मेंटेनेंस है, सब कुछ, कौन सी दुकान खुली है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कौन सा पोस्टर लगा है एंटरटेनमेंट के लिए, आप जाते हैं तो डिस्प्ले बोर्ड पे दिया रहता है कि कौन सी फ्लाइट कितनी लेट है, आई क्या है, रडार जितना लगा हुआ है, आईवेस सिस्टम, जितना जो इक्विपमेंट आप सोच सकते हैं, वो सब मेंटेनेंस कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से कि 2 डिपार्टमेंट मेन हम तुमको बता देते हैं। एक है CNS, कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्वेलेंस, जो कि जितने इक्विपमेंट्स लगे हैं एयरपोर्ट पे उनका मेंटेनेंस करता है। जैसे UPS, तो ये UPS छोटा वाला नहीं होता है जो हमारे घर में लगा होता है, तो बड़ा बड़ा UPS होता है, पूरे एयरपोर्ट का बैकअप चल रहा है उसमें, सोचो। ठीक है, रडार और भी मशीन है बहुत सारी, प्लेन लैंडिंग के समय में जिसको डायरेक्शन देती है। फॉग होता है तो उसको आप समझ सकते हैं ना कितना क्या बहुत सारा टाइप का होता है। एक्सरे मशीन जिससे सामान जाता है, बाहर डिस्प्ले बोर्ड है, कंप्यूटर है, CCTV है, बहुत कुछ, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक और विंग है जिसको कहते हैं ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसके जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है डायरेक्ट पायलट से बात करना। yes ma'am, वो ATC एक जो मतलब कि हाँ, लैंडिंग, टेक ऑफ, पायलट से वो रहता है, कांटेक्ट में रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि ATC की जरा सी गलती से जान से नीचे तो कुछ नहीं जाएगा, सीधा प्लेन क्रैश हो जाएगा और उतने सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो पट्टा वगैरह में तो खैर बहुत ट्रैफिक नहीं है, इसलिए क्योंकि हालांकि पट्टा में भी काफी लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, ज्यादा नहीं है इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल नहीं है। पर दिल्ली और मुंबई वगैरह में दे डोंट कीप द शिफ्ट फॉर मोर देन 6 आवर्स और 7 आवर्स, क्योंकि उससे ज्यादा कंसंट्रेट करना पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन कैपेसिटी, एंड दे डोंट हैव टाइम टू गेट अप फ्रॉम देयर प्लेस। एवरी 2 मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स प्लेन इज कमिंग एंड टेकिंग ऑफ, और उसमें आपको एकदम कॉन्शियस अलर्ट होकर के पायलट से कम्युनिकेट करना है फ्लाइट का टेक ऑफ। कई बार देखे होंगे कि प्लेन घूम रहा है, उसको लैंडिंग क्लियरेंस नहीं मिला। मैम अगर ATC को ऐसे कोई प्लेन क्रैश करता है तो ATC रिस्पांसिबल होगा? कुछ नहीं जाएंगे अगर इंक्वायरी पहले तो सस्पेंड हो जाते हैं लोग, उसके बाद इंक्वायरी बैठती है, फिर देखा जाता है कि क्या है। ये बहुत ये जॉब, उसमें फिर स्ट्रेस अलाउंस दिया जाता है। स्ट्रेस अलाउंस उसको दिया जाता है क्योंकि इस नेचर ऑफ जॉब में इतना स्ट्रेस है, समझ में आई बात? और वो दूसरों को नहीं दिया जाता है, इस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। एयरलाइन नहीं, एयर ट्रैफिक, एयरलाइन इज अ प्राइवेट। ठीक है, समझ में आई बात? तो अलाउंस के बारे में इन द नटशेल आप बोल सकते हैं कि अलाउंस का नाम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस अलाउंस का क्या काम। ठीक है, इसलिए ये इजी है, अलाउंस पढ़ना समझना इजी है, बट आप ये समझिए कि ये वेरिएबल होती है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है, और दूसरी बात ये मॉनेटरी होती है। सैलरी स्ट्रक्चर में जो चारों पार्ट है इसमें से कुछ मॉनेटरी और कुछ नॉन मॉनेटरी। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पेरोल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सैलरी स्ट्रक्चर।